हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान पर किया बड़ा डिजिटल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने के बाद अब यूक्रेन ने 5000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को बंदी बनाया। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद रशिया ने क्या कदम उठाया दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पर आतंकवाद पर पाकिस्तान पर भारत का सीधा निशाना बताएंगे। जयशंकर जी ने दोस्तों क्या कहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोस्तों बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। दोस्तों आपके सामने डिस्कस करेंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत देश आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि विदेश नीति आज भारत की नंबर 1 है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। शहबाज सरकार का ट्विटर हैंडल किया बैन। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर देश में बैन लगाया है दोस्तों। ये अकाउंट लीगल डिमांड के आधार पर बैन किया गया है। हालांकि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई पहली स्ट्राइक नहीं है। ये अकाउंट पहले भी बैन कर दिया गया था, बाद में इसे फिर से शुरू किया गया था दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अकाउंट को जुलाई में भी बैन किया गया था दोस्तों, जब भारत ने कई पाकिस्तान अकाउंट्स पर देश में प्रतिबंध लगाया था। और इस मामले में ट्विटर की ओर से फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ट्विटर की गाइडलाइन के मुताबिक ये सोशल मीडिया वेबसाइट वैध कानूनी डिमांड के आधार पर ऐसी कार्रवाई करता है, और इन लीगल डिमांड में कोर्ट के आदेश, सरकार की ओर से मिली कोई गाइडलाइन आदि शामिल है। इसी साल जून में ट्विटर ने भारत में पाकिस्तान एम्बेसी, यूएन, तुर्की, ईरान और मिस्र को भी बैन किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में माना जा रहा है कि भारत ने दोस्तों पाकिस्तान पर ये अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। आपकी जो भी राय हो भारत के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजनाथ सिंह ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कल वहां रक्षा लेखा विभाग यानी डीएडी के 275वें वार्षिक दिवस समारोह के दौरान इसकी कई डिजिटल पहलुओं की शुरुआत की। रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह के हवाले से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना शुरू से ही हमारी यानी भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। साल 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5,25,000 करोड़ रुपए का आवंटन उस अटूट संकल्प का प्रमाण है। जी हाँ, डीएडी इस प्रयास में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि डीएडी को त्वरित निर्णयों के माध्यम से सरकार के प्रयासों के लिए अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि देरी से न केवल समय और धन की हानि होती है, बल्कि देश की युद्धगत तैयारियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ 5000 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाया गया, तो रूस ने फिर यूक्रेन को दे डाली न्यूक्लियर हमले की धमकी यानी परमाणु हमले की धमकी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने हजारों रूसी सैनिकों को एक यूक्रेनी शहर में बंदी बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने बताया है कि देश के पूर्वी शहर लाइमेन में हजारों रूसी सैनिकों को घेर लिया गया है। इस शहर का रूस अपने कब्जे वाले क्षेत्र डोनेट्स्क में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। माना जा रहा है कि रूसी सैनिकों की घेराबंदी रशिया के डोनबास क्षेत्र पर कब्जे की मंशा के लिए बहुत बड़ा झटका है। रूस ने शुक्रवार को ही 4 यूक्रेनी शहर पर आधिकारिक कब्जे का ऐलान किया था। यूक्रेनी सेना द्वारा रूसी सैनिकों को बंदी बनाए जाने के बाद रशिया ने एक बार फिर यूक्रेन को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने कथित जनमत संग्रह के आधार पर 4 यूक्रेनी शहर पर कब्जा कर लिया और कहा है कि यहाँ की स्थानीय आबादी ने विलय के लिए स्वतः मतदान किए हैं। इनमें लुहांस, डोनेट्स्क, खैरसान और जापोरिजिया शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में 5500 रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद दोस्तों और उनको घेरने के बाद रशिया ने परमाणु हमले की जो बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों, उसको अब यूक्रेन और पश्चिमी देश किस डर से देखते हैं दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या वाकई रशिया की इन धमकियों से पश्चिमी देशों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, वाकई बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेनी इलाकों को रूसी क्षेत्र के तौर पर नहीं देंगे मान्यता। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने पुतिन को दिया है बहुत बड़ा झटका। बता दें यूक्रेन के
कब्जे वाले इलाकों को रूस में शामिल करने को लेकर तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे डोनेट्स और लुगांस पीपुल्स रिपब्लिक के साथ साथ जापोरोजे और खैरसान क्षेत्र के रशिया में शामिल होने के फैसले को मान्यता नहीं दे सकते हैं। तुर्की के इस फैसले को रशिया के लिए करारा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन की रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गहरी दोस्ती और हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भी एर्दोगन और पुतिन की केमिस्ट्री को देखा गया था। एर्दोगन ने रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सुलह बैठकें भी करवाई थी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सका। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तुर्की ने 2014 में एक नाजायज जनमत संग्रह में क्रीमिया के रशिया के कब्जे को मान्यता नहीं दी है। हमने हर अवसर पर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए अपने मजबूत समर्थन पर जोर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का पाकिस्तान पर तीखा हमला। कहा, जैसे भारत आईटी में एक्सपर्ट्स है वैसे पाकिस्तान आतंकवाद में एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, कहा इंटरनेशनल टेररिस्ट का एक्सपर्ट है पाकिस्तान। बता दे सबसे बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद में एक्सपर्ट्स देश बताया है। दोस्तों, उनका कहना है कि जैसे हम आईटी में एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट है, वैसे ही पाकिस्तान आतंकवाद में एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा कि ये काफी सालों से चल रहा है, लेकिन हम दुनिया को समझा सकते हैं कि आतंकवाद है। आज ये हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मामले में दुनिया की समझ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले देश दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी देश को निशाना बनाया जाता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। मैं कहूंगा कि ये भी कूटनीति का एक उदाहरण ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप एस जयशंकर जी के बातों का दिल से समर्थन करते हैं तो दोस्तों इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। और दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर यूक्रेनी राज्य कब्जाने पर यूएनएससी में रशिया के खिलाफ पेश हुआ निंदा प्रस्ताव। भारत ने लिया अब ये बड़ा फैसला। बता दे, भारत भले ही यूक्रेन से युद्ध को लेकर रशिया के रुख से असहमत हो, लेकिन एक सच्चे दोस्त की तरह वो संकट में उसके साथ लगातार खड़ा है। दोस्तों, इसकी बहानगी शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उस समय फिर दिखाई दी जब रशिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर भारत वोटिंग से गैर हाजिर हो गया। रूस ने हालांकि वीटो का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया, लेकिन इसके साथ ही भारत रूस की मित्रता एक बार फिर दुनिया के सामने जग जाहिर हो गई। आपको बता दें, रशिया की ओर से यूक्रेन के 4 राज्यों को खुद में मिलाए जाने की घोषणा के बाद अमेरिका और अल्बानिया ने मिलकर यूएनएससी में रशिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था। और इस प्रस्ताव में रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्र पर उसके कब्जे की निंदा की गई थी। और प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाएं। परिषद के 15 देशों के इस प्रस्ताव पर मतदान करना था, लेकिन भारत समेत 4 देश प्रस्ताव से गैर हाजिर हो गए, तो वहीं 10 देशों ने इसके फेवर में वोट डाले। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के अब्सेंट का क्या आप भी समर्थन करेंगे? बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि रशिया जैसा दोस्त भारत का अब तक तो शायद कोई भी नहीं हुआ है दोस्तों। ऐसे में रशिया का साथ देना भारत का तो बनता ही है दोस्तों। ऐसे में किसी भी पॉइंट को रखना भारत के लिए हर तरीके से दोस्तों एक फंसने की तरह, और ऐसे में अब्सेंट होना ही सबसे बेहतर होता है। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी का ट्रांसफर भारत के खिलाफ एजेंडे में रही सबसे आगे। बता दें, नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी को हटा दिया गया है दोस्तों। हाओ यांकी वही राजदूत है जिन्होंने भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चीन ने हाओ को अब नेपाल से हटाकर आसियान देशों के मामले देखने के लिए इंडोनेशिया में भेज दिया है। हाओ यांकी राजदूत डेंग जिजून की जगह लेंगी। काठमांडू में चीनी दूतावास ने पहले ही विदेश मंत्रालय को सूचित कर दिया है कि राजदूत हाओ अक्टूबर अंत में अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें हाओ यांकी के अक्टूबर के अंत तक कार्यकाल खत्म होने की जानकारी है, लेकिन चीन ने अभी तक किसी उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया है। हाओ 2018 से काठमांडू में तैनात है और अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हुई है कि क्या हाओ कार्यकाल खत्म होते ही देश छोड़ेंगे या फिर नवंबर में चुनाव तक इंतजार करेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें
में बड़ी जज पर टिप्पणी को लेकर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जियो न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद के मार गल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेवा चौधरी के बारे में टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जी हां दोस्तों, इमरान खान ने शनिवार को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी देने के मामले में एक हलफनामा भी दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने सीमा पार की थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर 20 अगस्त को एक रैली के दौरान महिला जज को धमकी देने के लिए इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया है। जी हां दोस्तों, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ने हलफनामे का हवाला देते हुए बताया कि इमरान खान ने अदालत को आश्वासन दिया कि वो भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी भी अदालत और न्यायपालिका, खासकर निचली न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे। जी हां दोस्तों, और ऐसे में टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर दोस्तों अब इमरान खान का क्या रिएक्शन होने वाला है, ये तो देखने वाला ही होगा। बढ़ते और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। एक और खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब चीन के फंदे में फंसने जा रहा है क्या नेपाल। लहासा काठमांडू रेल प्रोजेक्ट पर उठ रहे सवाल बता दें, इतिहास रहा है कि जिसने भी चीन के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम किया वो देश तबाह होने की स्थिति में आ गया। जी हां, हाल के दिनों में श्रीलंका और पाकिस्तान इसके उदाहरण हैं जो किसी से छिपे नहीं है। दोस्तों, दरअसल दोनों ही देशों ने श्रीलंका से कर्ज लिया और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स को भी अपने यहाँ बनाने की अनुमति दी, जिससे उनकी इकानमी धाराशायी होती गई। दोस्तों, अब लहासा और काठमांडू के बीच बन रहे रेल लाइन के प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली रकम काफी अधिक है और आने वाले समय में ये बढ़ती ही चली जाएगी। पिछले दिनों चीन में फुदान विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर झांग जिया उदोंग ने कहा कि प्रस्तावित नेपाल चीन सीमा पर लहासा शिंगात से केरुंग काठमांडू रेलवे की लागत लगभग $8 बिलियन हो सकती है। दोस्तों, प्रोफेसर ने शुरुआती स्टडी का हवाला देते हुए कहा है कि रेलवे प्रोजेक्ट 500 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा और चीनी मानकों के हिसाब से भी लागत कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये सबसे बड़ा कयास लगाया जा रहा है दोस्तों कि ऐसा संभव हुआ तो चीन के जाल में नेपाल अवश्य फंसेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मानते हैं कि नहीं, बताइएगा जरूर। और नेपाल को क्या सजेशन, क्या नसीहत आप लोग देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां उत्तर कोरिया के चौथे मिसाइल परीक्षण से अमेरिका के उड़े होश। जापान दक्षिण कोरिया संग शुरू किया युद्ध अभ्यास। जी हां, उत्तर कोरिया के कल किए गए मिसाइल परीक्षण ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, आनंद फानन में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने जापान सागर में दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ महायुद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना की परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियों USS रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया के कई विध्वंसक और क्रूजर हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी माइन वारफेयर के अलावा मिसाइल हमले को डिटेक्ट करने और जवाबी कार्रवाई की ट्रेनिंग ली जाएगी। दोस्तों, 2017 के बाद ये पहला मौका है जब जापान सागर में तीनों देशों की नौसेना एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका को दिखाए तेवर, कहा चीन से कर्ज को लेकर अपनी शर्तों पर करेंगे बात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सरकार ने देश में बाढ़ से हुई भारी तबाही के बावजूद ऋण के पुनर्गठन और अदला बदली को लेकर ना तो चीन से कोई अनुरोध किया है और ना ही कोई बातचीत की है। समाचार पत्रिका फॉरेन पॉलिसी को दिए एक साक्षात्कार के दौरान बिलावल ने तेवर दिखाते हुए कहा कि चीन से कर्ज को लेकर अपनी शर्तों पर करेंगे बात। कहा कि अगर पाकिस्तान को चीन से संपर्क करना है तो वो अपनी शर्तों पर करेगा। जी हां दोस्तों, उन्होंने बृहस्पतिवार को अमेरिका को निशाना साधते हुए कहा कि यदि चीन के साथ हमारी बातचीत होती है तो वो पाकिस्तान और चीन के बीच ही होनी चाहिए, किसी और को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दे दोस्तों, जहां पर बाल्टिक सागर से हर घंटे 23,000 किलो मीथेन हो रही है लीक। यूनाइटेड नेशन ने जताई चिंता। बता दें, बाल्टिक सागर में पाइपलाइन के टूटने के बाद रिकॉर्ड स्तर पर मीथेन गैस लीक हो रही है। इससे न सिर्फ पर्यावरणविद चिंतित है बल्कि यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जताई है। दोस्तों, हर घंटे तकरीबन 23,000 किलो मीथेन गैस का रिसाव
हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोले तो यूनेप ने कहा कि बाल्टिक सागर के तल पर नॉर्ड स्ट्रीम नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम के टूटने से क्लाइमेट के लिए हानिकारक मीथेन लीक की सबसे बड़ी घटना होने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, यूएनईपी के लिए IMEO के प्रमुख मैनफ्रेड कैटागिरोन ने न्यूज एजेंसी राइटर्स को बताया कि ये वास्तव में खराब है। सबसे अधिक आशंका इस बात की है कि अब तक की सबसे बड़ी उत्सर्जन घटना का पता चला है। ये उस क्षण में मददगार नहीं है जब हमें उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां ईरान को बड़ा झटका, प्रदर्शनकारियों ने थाने पर किया हमला, इस्लामिक गार्ड के खुफिया अफसर समेत 19 लोगों की मौत। जी हां, हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच ईरान सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। कथित प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को ईरान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की खुफिया इकाई के कमांडर अली मौसेवी ने उनके समेत 19 लोगों की मौत हो गई। ईरान की सरकार ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है। प्रांतीय गवर्नर हुसैन मोदारेस खियाबानी ने इस घटना की जानकारी दी है। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूक्रेनी सेना का जबरदस्त काउंटर अटैक, कब्जे वाले लाइमैन शहर से रूसी सेना की वापसी। जी हां, रशिया और यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग किस ओर मुड़ जाएगी, इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है दोस्तों। एक तरफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अकेले पहाड़ की तरह खड़े हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों से मिल रही मदद के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं है। इस बीच शनिवार को रूस ने यूक्रेन के लाइमैन शहर से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है दोस्तों। लाइमैन शहर पर रूस कब्जा भी कर चुका था, लेकिन यूक्रेन की ओर से जवाबी हमले के बाद पुतिन की सेना कदम पीछे खींच ली है। जी हाँ दोस्तों, लाइमैन यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से 160 किलोमीटर बोले तो 100 मील दक्षिण पूर्व में है दोस्तों। यूक्रेन की सेना ने जवाबी हमले के बाद रूसी सेना को ओस्किल नदी के पार धकेल दिया। एक और खबर की बात करें, जहां पर PFI के खूनी इरादों का बड़ा पर्दाफाश, हिंसा के लिए खड़ी की थी अलग सेना। जी हां, ऐसे काम करता था खूंखार हिट स्क्वाड। बता दें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर प्रतिबंध के बाद से इस संगठन से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। अब इस कट्टरपंथी संगठन के खूनी इरादे का चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है दोस्तों। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक PFI ने हिंसा फैलाने के लिए एक अलग टीम तैयार कर रखी थी। संगठन ने इसे हिट स्क्वाड नाम दे रखा था। आपको बता दें दोस्तों कि ये हिट स्क्वाड कैसे घटनाओं को अंजाम देता है। दरअसल PFI की विचारधारा और उसका विरोध करने वालों के खिलाफ हिट स्क्वाड का इस्तेमाल होता था। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में NIA छापे के दौरान PFI के ठिकानों से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर और जूडो कराटे ट्रेनिंग की जांच से ये खुलासा हुआ है। हिट स्क्वाड में उन्हें ही जगह मिलती थी जो PFI के लिए लॉयल होते थे। जी हाँ दोस्तों, खुफिया एजेंसियों को शक है कि केरल में पिछले कुछ महीनों में RSS के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का अंजाम PFI से लिंक्ड हिट स्क्वाड ने दिया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि हिट स्क्वाड, जिसे ऑपरेशनल स्क्वाड भी कहा जाता है, इसके जरिए टारगेट अचीव कर लिए जाने के बाद इसे डिसॉल्व कर दिया जाता था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या पिछले हर हरकतों में, हर हमलों में PFI का हाथ हो सकता है दोस्तों? क्या PFI से लिंक्ड हिट स्क्वाड ने दिया था RSS के कार्यकर्ताओं पर हमले को अंजाम? क्या लगता है बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर बीजेपी का JP नड्डा की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला क्या सही नहीं या सही? हैरान कर रहे हैं सर्वे के नतीजे। बता दें, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए देश में सियासी पारा भी से ही चढ़ने लगा है। जी हां, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गई हैं। ऐसे राजनीतिक माहौल में ABP न्यूज आज देश का मूड जानने की कोशिश की है। ABP न्यूज के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया और इस सर्वे में सवाल किया गया है कि 2024 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ने का फैसला सही या गलत है। इस सवाल के जवाब में चौंकाने वाली बात सामने आई है दोस्तों। इस सर्वे में सबसे ज्यादा वोट JP नड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी के चुनाव लड़ने के फैसले पर पड़े हैं दोस्तों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को एक्सटेंशन मिलने की चर्चा है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। JP नड्डा के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक JP नड्डा को अप्रैल मई 2024 तक के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए दोस्तों कि बीजेपी का JP नड्डा की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला सही है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, हाँ या ना? एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी ही दिल दहला देने वाली खबर
खबर आ रही है दोस्तों, जहां कानपुर में बहुत बड़ा हादसा, तालाब में जा गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 11 बच्चों समेत 27 श्रद्धालुओं की मौत। जी हां दोस्तों, ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। बता दें, कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। इससे 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। दोस्तों, जानकारी पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी दुख जताया। जी हां, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बता दें, कानपुर में हुई दर्दनाक हादसे में पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दुख जताया है। जी हां, साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके लिखा कि कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की दुर्घटना से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना है। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRAF से 2 लाख की सहायता राशि व घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बड़ी खबर की बात करें, जहां पर आजाद की नई पार्टी से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पर पड़ेगा कितना असर, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बता दें, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए देश के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर अभी भी कसते नजर आए हैं। दोस्तों, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। ऐसे राजनीतिक माहौल में एबीपी न्यूज आज देश का मूड जानने की कोशिश में है। दोस्तों, एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया। इस सर्वे में सवाल किया गया कि गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा। तो इस सवाल के जवाब में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। दोस्तों, इस सर्वे में सबसे ज्यादा वोट इस बात पर पड़े हैं कि आजाद की नई पार्टी बनने से कांग्रेस कमजोर होगी। तो वहीं सर्वे में दूसरे नंबर पर इस बात पर वोट पड़े कि इससे कांग्रेस मजबूत होगी। तो वहीं इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मानने वालों की संख्या तीसरे नंबर पर रही। आप किन में से हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर लोगों के घर के सपने को पीएम मोदी जी ने किया सच और पूरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडे या घोषणा पत्र की ज्यादातर बातों को पूरा करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता के पर काबिज हुए थे और साल 2022 में उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया था। और इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देश का सम्मान तो बड़ा है। मानते हैं कि नहीं दोस्तों, इस बात को कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और खबर की बात करें, जहां दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा आदेश, कहा सड़कों पर चलते अगर पाए जाते हैं कोई भी पुराने वाहन जो एक्सपायर्ड हैं, उनको तुरंत कर लिया जाए जब्त। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने शनिवार को ये कहते हुए लोगों को राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहन चलाने के खिलाफ आगाह किया है कि ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि पुराने वाहन चलाने से उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होगा। जी हां, उच्चतम न्यायालय ने 2018 में दिए आदेश में दिल्ली में 10 साल और 15 साल के पुराने क्रमशः डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।